नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी अब तेज होती जा रही है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद से अब बीजेपी राजस्थान में जीत का फॉर्मूला बनाने में जुट गई है और आज से शुरू हो रहे बीजेपी के 3 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चार्टर प्लेन से जयपुर पहुंचे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जेपी नड्डा को जयपुर एयरपोर्ट पर रिसीव किया और 48 नेताओं ने एयरपोर्ट लॉबी में नड्डा की अगवानी की। कहा यह जा रहा है कि नड्डा राजस्थान बीजेपी के नेताओं को एकजुट करने और पार्टी में लंबे से चल रही गुटबाजी और फूट को दूर करने के लिए जयपुर आए हुए हैं। जेपी नड्डा कोकस के होटल लीला में राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक लेंगे और इस बैठक में आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी पदाधिकारियों को अलग अलग टास्क दिए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। राजस्थान में पिछली वसुंधरा राजे सरकार की योजनाएं की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस और उनकी उपलब्धियों पर चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करके नेताओं को वोट लेने का टास्क दिया जाएगा। 2023 विधानसभा चुनाव के साथ बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान समेत 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन राज्यों से कुल 151 लोकसभा सीटें आएंगी। ऐसे में इन राज्यों के लिए सिंगल स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव चौसर बिछाई जा रही है। इसमें लाभार्थी फॉर्मूला, केंद्र की योजना, पीएम मोदी का चेहरा, बीजेपी का कैडर और चुनाव चिन्ह बड़ा रोल निभाएंगे। इसलिए बीजेपी राजस्थान में मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। और अब ऐसे में सवाल यह है कि प्रदेश बीजेपी में लंबे समय से फूट चल रही है। पार्टी में अलग अलग खेमेबाजी भी हो रही है। साथ ही दर्जनों नेताओं में मुख्यमंत्री बनने की हरसत है और इसी को लेकर के नड्डा जयपुर आए हुए हैं। तो क्या नड्डा पार्टी के नेताओं को एकजुट कर पाएंगे? क्या पार्टी में चल रही खेमेबाजी और गुटबाजी को नड्डा खत्म कर पाएंगे? क्या नड्डा राजस्थान बीजेपी में आपसी सामंजस्य बना पाएंगे? ये कुछ अहम सवाल है। राशि का राजस्थान में तीसरी बार आगमन ये प्रदेश की इकाई के लिए सौभाग्य है। कल जो महत्वपूर्ण बैठक होगी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, जो 3 महीने के अंतराल में होती है, कोरोना के कालखंड में वर्चुअली हुई थी, इस बार भौतिक रूप से दिल्ली से बाहर पहली बार हो रही है। संगठनात्मक बैठक है, लेकिन उसमें संगठन के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी मुखर चर्चा होगी और निश्चित रूप से ये जो बैठक है वो पूरे देश की राजनीति को भी एक नया संदेश और दिशा देगी और राजस्थान के लिए मिशन 2023 में ये बूस्टर का काम करेगी। फोकस तो रहता ही है, जहाँ आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी वहाँ की टीम को अधिक से अधिक एक्टिव किया जा सकता है। राजस्थान को बहुत लंबे समय बाद ये अवसर मिला। निश्चित रूप से एक तो आने वाले व्यक्तियों को भी राजस्थान की धरती जो है जिन बात के लिए जानी जाती है उसका कुछ असर है और दूसरा कि उतने लोगों का यहाँ मंथन करने से निश्चित रूप से देश में भारतीय जनता पार्टी को और कैसे जिस उद्देश्य से हमने पार्टी बनाई उस उद्देश्य में और अधिक सफलता कैसे मिले। जयपुर में होना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक बड़ा इवेंट है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जहां एक और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यहाँ की राजनीति से सीधा रूबरू होगा, वहीं इन हमारे राष्ट्रीय नेताओं का आना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना और इन 3 महीनों में 3 बार आना निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो रहा है और इस कुराज को, कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ता और तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे हमारे खास मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ फिलहाल आज के इस बहस में भरत मेघवाल जी कांग्रेस नेता है, जुड़ चुके हैं और साथ ही आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी से नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पे। भरत मेघवाल जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता फिलहाल बरकरार है राजस्थान में और लंबे समय से जनता का भरोसा आप पर बना हुआ भी है, लेकिन नव संकल्प अभियान की जो शुरुआत आप लोग की तरफ से की गई थी और इस अभियान के तहत में यह कहा गया था कि पार्टी को मजबूती मिलेगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं भाजपा भी अपनी पार्टी को मजबूत करती हुई नजर आ रही है और जेपी नड्डा कल पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर के सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया और क्या सोचते हैं आप कि क्या कांटे की टक्कर हो सकती है? सुरभि जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो चिंतन शिविर है, ये चिंतन शिविर ना होकर एक चिंता का शिविर है, क्योंकि जैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी
और राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि 3 महीने में 3 बार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजस्थान में आना पड़ा। आपने देखा किसी भी प्रदेश में कभी जेपी नड्डा जी 3 महीने में 3 बार गए? नहीं, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की सरकार को पहले भी इन्होंने बदलने का प्रयास किया जिसमें ये विफल रहे, और अब फिर जब अगले साल चुनाव है उससे पहले भी इनको ये चिंता सता रही है कि हमारे पास राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के क्रियाकलापों की ऐसी कोई कमी नहीं है जिस पे हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके उतर सके। आप देखिए वसुंधरा राजे जी की सरकार में या पहले की इनके पास किसी सरकार की कोई योजनाएं नहीं है, तभी तो इनका एक ही नारा है कि मोदी जी के नाम पर और मोदी जी के चेहरे पर हमको चुनाव लड़ना है और बीजेपी के कमल के निशान पर हमको चुनाव लड़ना है। मैं कहना चाहता हूं इनके संगठन के लोगों से कि कल जब प्रधानमंत्री जी आपको वर्चुअल संबोधन करेंगे ना, तो संगठन की तो कम से कम वो बात मान ले, लोगों की तो नहीं मान रहे। उन्हें लोगों में आके एक माफी मांग लेनी चाहिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी खुलेआम झूठ बोलते हैं, लोगों को जुमले बताते हैं और किस तरीके से लोगों को एक धर्म के नाम पर राजनीति करते हुए वोट मांगते हैं ना, वो राजनीति अब बंद कर दें। 30 मई से जो इनका घर घर जाने वाला अभियान है उसमें इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। लोग उन्हें धुतकार कर भगाएंगे क्योंकि इनके पास ऐसी कोई फ्लैगशिप योजना नहीं है, इनके पास ऐसे कोई काम नहीं है जो ये जनता में बता सके। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था इन्होंने युवाओं को, आज बता दें कितने रोजगार है। बेरोजगारी, ठीक है भरत जी, महंगाई के आपने ऊपर जब इतने महंगाई आरोप 3 एक रुपए ही बार में आज एक ही सिलेंडर कमेंट और में बढ़ आपने गया लगा है। दिए हैं, तो चलिए इसका जवाब भी आशीष चतुर्वेदी जी से मैं ले ही लेती हूँ। आशीष जी, सुन लिया आपने कि भरत मेघवाल जी ने किस तरीके से बीजेपी के नाम के कसीदे पढ़ दिए और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरीके का काम बीजेपी की तरफ से किया नहीं गया है, तो ऐसे में बीजेपी को कल खदेड़ दिया जाएगा। क्या वाकई आपको इस बात में सच्चाई नजर आती है या फिर आपको लगता है कि नहीं, आप बखूबी टक्कर देंगे आने वाले चुनाव में? देखिए सुरभि जी, मैं भी भरत जी को भी सुन रहा था। भरत जी ने जिक्र किया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, आज हम तीसरी बार राजस्थान में आए हैं। अगर हम पिछले 1.5-2 महीने का कार्यकाल देखें तो भरत जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और कार्यपद्धति बताना चाहता हूँ। देखिए सुरभि जी, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर और एक कल्चर है, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी, वो भी निरंतर देश के प्रवास पर रहते हैं। चाहे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की बात करें या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, ये लगातार निरंतर विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में ये कार्यकर्ताओं से संवाद करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो उसी पद्धति के तहत हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हर 3 महीने में होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का भी एक शेड्यूल है, जीवन जिला कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, सबका एक स्ट्रक्चर है। मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ बताना चाहता हूं कि अगर हम जेपी नड्डा जी का पिछले 15-20 दिन का प्रोग्राम देखें तो आप देखिए वो अभी गुजरात में थे 15 दिन पहले, अप्रैल में 29 अप्रैल को। उसके बाद वो 5 मई को तेलंगाना के महबूब नगर में थे, 6 मई को वो कोझीकोड में थे केरल के, 7 मई को वो नई दिल्ली में उत्कर्ष महोत्सव में थे, 8 मई को केरल और तेलंगाना में थे, 9 मई को अंबाला हरियाणा में थे और यहाँ पे आने के पहले भी थोड़े दिन पहले वो लुधियाना गए हैं और उसके पहले असम गुवाहाटी गए हैं। आप देखिए निरंतर प्रवास करना, कार्यकर्ताओं से संवाद करना, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। हाँ, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता राहुल गांधी जी, वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। आप देखिए महीने में एक बार कभी दिख जाएंगे पब्लिक के बीच में, अदरवाइज वो प्राइवेट विजिट पे, पर्सनल विजिट पे दिखते रहते हैं। पार्टी के लिए वो कोई कार्य करते नहीं है, लेकिन नेपाल में होने वाली पार्टियों में वो हमको अक्सर नजर आते हैं। लेकिन आशीष जी, कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी के पास कोई काम दिखाने के लिए है नहीं, तो आखिर किस भरोसे पर जनता आपको वोट करेगी राजस्थान? देखिए सुरभि जी, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। सुरभि जी आप सुनिए तो सही, मैं अभी मेरा भी कमेंट, जो ओपनिंग कमेंट है वो पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि हमारा ये चिंतन शिविर नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है जिसमें आज महामंत्रियों की बैठक होगी, कल सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारियों की बैठक होगी और परसों जो हमारे जितने प्रदेशों में संगठन महामंत्री हैं उनकी बैठक होगी। हमारा एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर और कल्चर है। आप देखिए कांग्रेस ने अभी थोड़े दिन पहले जो है चिंतन शिविर किया 13 से 15 तक। आप देखिए चिंतन शिविर के अपराध होने के बावजूद भी इनकी चिंताएं समाप्त नहीं हो रही हैं। इनके नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला अनवरत जारी है। आप देखिए चिंतन शिविर के उपरांत इनके 2 बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं।
सुनील जाखड़ जी ने पार्टी छोड़ते समय कहा कि पार्टी आज खटिया पर पड़ी हुई है, ये तो इनकी स्थिति है। हार्दिक पटेल ने अभी देखिए परसों ही जो है पार्टी छोड़ी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास तो चिंताओं को हल करने के लिए कोई इनके पास कोई समाधान है ही नहीं। मुझे लगता है इनको धीरे धीरे जो है ये खटिया पे पड़े हुए हैं और इनको मुझे लगता है अब जैसे जवाब दे दिया गया है कि अब आप अपने भरोसे भगवान भरोसे रहें, अब आप भगवान भरोसे ही रहिए और धीरे धीरे जो भी आपका आदेश होना है वो होगा। दूसरी बात मैं करता हूं कि अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, तो देखिए जहां तक राजस्थान की बात है, आप देखिए राजस्थान की जनता जो है बेलगाम अपराध हो चुके हैं, अपराधी बेखौफ होकर घूम रहा है राजस्थान में। अगर हम बात करें तो महिला अपराधों की बात करें, चाहे दलितों पर अत्याचार की बात करें, तो देश में राजस्थान नंबर 1 और नंबर 2 है। बेरोजगारी के जो आंकड़े आते हैं आशीष जी, कांग्रेस की उसमें कमियां तो गिना रहे हैं आप, लेकिन क्या आप ये भूल गए कि आपकी पार्टी में कितने लंबे समय से आए छूट चल दिन रही है? भर्तियां निरस्त हो रही है। अभी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, अभी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ है। चलिए ठीक सुरभि आशीष अभी जी, लीक हुआ आपके है। आरोपों के आप बारे में भी देखिए जानकारी हासिल कर पानी लेते हैं, मिल नहीं लेकिन रहा है बीजेपी में गाँवों जो में, फूट पड़ी है, लोग इसका मटकी फोड़ रहे हैं। जवाब आप तो याद देखिए रखिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास। भरत मेघवाल जी, सुरभि जी एक नया डेवलपमेंट, सुरभि जी एक नया डेवलपमेंट जी सुरभि चलिए जी, बात नया पूरी कर डेवलपमेंट लीजिए। पिछले 10-15 दिनों की बात करें तो इनके 5 एमएलए या उनके परिवारजन पुलिस की एफआईआर में दर्ज हैं। आप देखिए अभी गणेश गोगरा जी ने जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और इस्तीफा दिया है विधानसभा से। उसके पहले महेंद्र चौधरी जी के जो परिवारजन है वो एक हत्याकांड में, जयपाल पुनिया हत्याकांड में वो जेल के अंदर हैं। आप देखिए एक मंत्री का बेटा जो है घूम रहा है, पता लापता है, देखिए पुलिस उसको ढूंढ रही है। रेप के केस में आप देखिए एक विधायक गिरिराज मलिंगा जी जो है एक दलित इंजीनियर की 22 आशीष जी, अगर आपके आरोप पूरे हो गए जेल में बंद है। आप देखिए इतने लंबे एक आरोप तो दूसरे हम ले एमएलए नहीं का सकते। बेटा गैंगरेप ऐसे तो के पूरी आरोप में डिबेट फरार खत्म है। हो आप जाएगी। देखिए आशीष जी ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। अब भरत जी से एक बार उनका जवाब भी सुन लेते हैं। भरत जी, आरोप तो कांग्रेस पार्टी पर भी लग गए, हालांकि इस बात में देखिए सच्चाई भी नजर आती है कि आप एक और जहां पर बीजेपी पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई काम दिखाने को नहीं है, उनके बीच चले फूट है, उस फूट को दूर करने के लिए बीजेपी नड्डा कल राजस्थान आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि हार्दिक पटेल और सुनील जाखड़ ये दो बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है? ये गुटबाजी बार बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में क्यों देखने को मिलती है? चाहे हार्दिक पटेल का हम जिक्र करें, सुनील जाखड़ का जिक्र करें, सीएम अशोक गहलोत बनाम जो सचिन पायलट का मुद्दा चला था, उससे हर कोई वाकिफ है। तो राजस्थान में इस तरीके के फूट आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सुरभि जी, ये जो भी नवसंकल्प चिंतन शिविर उदयपुर में किया है कांग्रेस ने, उसके प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं। हमारे जो नेता राहुल गांधी जी है वो हमेशा ये कहते हैं कि जो व्यक्ति आरएसएस से या तानाशाहों से डरते हैं वो इस पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं। जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं है उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग पार्टी छोड़ करके गए हैं उनको सिर्फ आरएसएस का खौफ था? कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया कि जो पार्टी है, जो दल है, वो व्यापारी बदलते हैं लेकिन जो अनुयायी होते हैं वो कभी नहीं बदलते। और एक ही दिन बाद वो ये कहते हैं कि नहीं मैं कांग्रेस से, ऐसा एक दिन में क्या परिवर्तन आ गया है? कांग्रेस हमेशा से देश के लिए और देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ती आई है और कांग्रेस के अंदर नवसंकल्प चिंतन शिविर में जो जो चीजें कही गई भरत जी, लेकिन ऐसा क्यों होता है जब भी आपकी पार्टी से कोई नेता इस्तीफा देकर के जाता है तो वो हमेशा ये आरोप क्यों लगाता है कि परिवारवाद की राजनीति के बलबूते ही कांग्रेस आज तक देश में बनी रही है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा इनके पास कोई चेहरा नहीं है? राजस्थान की बात अलग है कि अशोक गहलोत एकमात्र ऐसा चेहरा है जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन पूरे देश में जब राजस्थान की बात है तो सिर्फ यही 3 चेहरे क्यों नजर आते हैं? दूसरी चीज ये कि जब इस्तीफा पेश किया जाता है नेताओं की तरफ से तो ये भी आरोप लगाया जाता है कि उन्हें उतना मान सम्मान कांग्रेस में नहीं मिला, जो जगह उन्हें मिलनी चाहिए थी, जितनी हिम्मत के साथ या फिर जितनी मुसीबतों का सामना करने के साथ साथ पार्टी की मजबूती के साथ वो खड़े रहे थे बुरे समय में भी, पार्टी ने उनका हाथ छोड़ दिया। देखिए सुरभि जी, अगर आपने सुना होगा तो चिंतन शिविर में जो 10 वचन लिए गए थे या जो वाक्य कहे गए थे उसमें से सोनिया गांधी ने एक ये कहा था कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब पार्टी को देने की हमें जरूरत है। और रही बात इन 3 चेहरों की, अगर आप कहते हैं तो सोनिया गांधी जी का बहुत अच्छा एक इतिहास रहा है। वो एक ऐसी लेडी है जिन्होंने इस भारत देश के लिए अपने प्रधानमंत्री पद को भी ठुकरा दिया था। गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है, चाहे आजादी के समय की बात रही हो या आजादी के बाद के समय की बात रही हो, इन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे वो नेहरू जी, हर एक का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी इस देश को बचा सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं जानती है।
तभी आप देखिए भारतीय जनता प्रधानमंत्री पार्टी के पद मुंह को से ठुकरा कभी दिया था आपने भरत किसी जी, दूसरे विपक्षी दलों का तो लेकिन नाम जब नहीं अध्यक्ष सुना। पद की बात आती है तो अध्यक्ष पद पर बिल्कुल। हमेशा से यही 3 नाम क्यों नजर आते हैं? इन 3 नामों के अलावा और कोई नजर क्यों नहीं आता है? क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहते हैं। सुरभि जी, कांग्रेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष का एक चुनाव होता है और वो चुनाव कार्यकर्ता द्वारा, ब्लॉक स्तर द्वारा, जिला कार्यकारिणी द्वारा, प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा किया जाता है। और जब कांग्रेस का कार्यकर्ता सोनिया गांधी जी को अपना नेता मानता है, राहुल गांधी जी को अपना नेता मानता है, तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या परेशानी आती है। अगर आज वर्तमान परिवेश में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी के अलावा तीसरा चेहरा कोई है ही नहीं। मंत्री जी के नाम नहीं बता सकते कि कौन कौन मंत्री होंगे। बात करते हैं कांग्रेस की, इन्हें अभी भी ये पता है कि इस देश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो वापस से सत्ता में आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नकाब है उन्हें उधेड़ सकती है। आपको अभी राहुल यकीन गांधी है जी यानी के कि भरत नेतृत्व जी में ये कि कांग्रेस जिस पार्टी तरीके से इनकी सुपड़ा हर साफ एक हुआ है खामियां कई बता राज्यों सकती है। से, कई राज्यों से सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का, आपको अभी यकीन है कि कांग्रेस एक बार फिर से वापसी कर सकती है? क्योंकि आज तो आप विपक्ष में भी नजर नहीं आते हैं। सुरभि जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुरभि जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर कोई छात्र अपने एग्जाम में फेल हो जाता है तो आप ये कह सकती हैं कि अभी वो दोबारा पास नहीं होगा? अगर कांग्रेस एक बार अगर सत्ता में नहीं आई तो आप ये कह सकती है 98 में भी स्कूल कांग्रेस का सत्ता एग्जाम में नहीं नहीं है थी, ना, ये लेकिन तो देश 2004 का में एग्जाम है कांग्रेस सत्ता और में आपका आई है। रिजल्ट जनता तय करेगी। जम्मू से चलिए बिल्कुल, इसी सवाल क्यों का नहीं है? जवाब मैं आशीष जी से क्यों भी नहीं है? लूंगी। रिजल्ट आएगा, जनता तेज करेगी। हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा है और वापिस आके दिखाएंगे सत्ता में। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मैं आपसे जानकारी चाहूंगी आशीष जी, क्योंकि देखिए अभी आरोपों का खंडन भी आपने सुन लिया कि किस तरीके से भरत जी ने ये तो कह दिया कि एक स्टूडेंट से कंपेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी को कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा एग्जाम्स में पास नहीं हो सकता, दोबारा से सरकार की वापसी होगी सरकार में कांग्रेस पार्टी की। लेकिन एक सवाल ये है कि बीजेपी नेता तरुण चुग ने एक हाल फिलहाल में ट्वीट किया, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जब मैं चेक कर रही थी तो मैंने उनका ट्वीट देखा। उन्होंने ट्वीट किया कि हम वादे नहीं इरादे लेकर के आए हैं, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। इस आधार पर क्या आप चुनाव लड़ेंगे और आपको भरोसा है कि आप जीत जाएंगे? अगर ये वादे आपको सिर्फ चुनाव के वक्त में याद आते हैं, जनता को किस तरीके से आप पर उन्हें एक तरीके से आपका निशान छोड़ना है, ये तमाम बातें क्या आपको चुनाव के वक्त में याद आते हैं? देखिए सुरभि जी, अभी भरत जी बात कर रहे थे कांग्रेस के फेल होने की, कि कांग्रेस को उत्तीर्ण होने की एक उम्मीद है। आप देखिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का एक बहुत लंबा ऐसा इतिहास रहा है कि जिन जिन राज्यों से ये विकल्प के रूप में हटी है वहां से उसकी वापसी हुई नहीं है। आप देखिए, अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में बात करें तो 1967 में इनका अंतिम मुख्यमंत्री तमिलनाडु में था, उसके बाद से इनका मुख्यमंत्री बना नहीं है। आप देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें, जो भारत के बहुत बड़े राज्य हैं, जहां पे लगभग आप देखिए 120 सीटें लोकसभा की आती हैं, वहां पे 1989 में इनका अंतिम मुख्यमंत्री था। आज 33 साल हो गए हैं, ये कांग्रेस सत्ता में आ नहीं पाई है। अगर हम बंगाल की बात करें तो 1977 के बाद से ये पश्चिम बंगाल में दोबारा इनकी वापसी नहीं हुई है। उड़ीसा की बात करें, ऐसे तमाम राज्य आप देखिए। अगर हम बात करें तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो ये है ही नहीं, न तो ये मुख्य दल है, न तो ये सत्ता में है, न ये मुख्य विपक्षी दल है। आप देखिए, तो कांग्रेस आज देश में आपको ये सिमट करके लगता है मात्र कि 2 राज्यों में हो गई है, कांग्रेस और अगर इतनी बड़ी वापसी दुर्गति नहीं कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी से निकले हुए नेताओं को बीजेपी शामिल क्यों कर रही है? नहीं, देखिए दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, जो नेता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति जो है अपना कमिटमेंट शो कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी में आए, जिनका एक बड़ा जनाधार रहा है। आप देखिए, अगर हम सुनील जाखड़ जी की बात करें तो आप देखिए उनकी 3 पीढ़ी जो है राजनीति से है, प्लस सुनील जाखड़ जी इनके पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। आप देखिए, बड़े सम्मानित नेता हैं पंजाब के अंदर हम बात करें। अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो सांसद रहे हैं, जिनका जनाधार है। आप देखिए, ये सब लोग कांग्रेस से रुष्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आए। और देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं खाली भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस में तो नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। या तो हमारी पार्टी में आ रहे हैं या दूसरे दलों में जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में उनको कोई संभावना दिख नहीं रही है। आप देखिए सुरभि जी,
अगर तो आपको लगता है कि राजनीतिक दल आपको के आशीष नेताओं जी ये को किसी लगता है पार्टी में कोई आपको संभावना कि दिखेगी अगर नहीं, अगर जिनके उन्हें आप कोई देखिए- संभावना नजर नहीं आई देखिए, कांग्रेस वो एक पार्टी बार-बार ये में, कह रहे जब हैं कि कांग्रेस हमारी पार्टी की एक्सेस- वापसी नहीं हो सकती है सत्ता में, इस बुरे दौर में अगर कोई नेता अपनी पार्टी का साथ छोड़ सकता है, तो आपको इतना यकीन कैसे उन नेताओं पर कि वो आपका साथ दे जाएंगे? नहीं, देखिए सुरभि जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, अगर हम बात करें 1947 से लेकर के अगर आज 2022 आ गया, कांग्रेस के नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन हुए हैं। आप देखिए, अगर हम बड़ी बड़ी पार्टियों की बात करें तो आप देखिए, आपको जानकारी होगी महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस एनसीपी बनती है, शरद पवार जी उसके नेता हैं। जो ममता बनर्जी निकली हुई हैं, वो मुख्यमंत्री आज बंगाल की, वो कांग्रेस से निकली हुई हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की, जो जगनमोहन रेड्डी हैं, जिन्होंने वाईएसआर बनाई है, वो कांग्रेस से निकले हुए हैं। आप देखिए, पार्टी वहां समाप्त हो गई है। मुझे आप एक देश के अंदर एक ऐसी पार्टी बताइए, एक बड़ा नेता बताइए जिसने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और सत्ता पे काबिज हुआ है। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है? भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ है कि हमारे पास हमारा जो पार्टी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी है। अगर हम बात करें, कल्याण सिंह जी जो है, उन्होंने भी पार्टी बनाई थी, अल्टीमेटली वापस वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उमा भारती जी की बात करें तो उन्होंने पार्टी छोड़ी, वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। अगर हम बात करें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री की, येदुरप्पा जी की, तो वो उन्होंने पार्टी छोड़ी, वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दोनों में बहुत बेसिक अंतर है। आप देखिए, हमारा एक स्ट्रक्चर और एक कल्चर है, उसका कंपैरिजन कांग्रेस कर भी नहीं सकती। कांग्रेस सपने में भी भारतीय जनता पार्टी बनने की सोच नहीं सकती है। अब दूसरी बात करता हूं मैं, आपने वादे और इरादे का जिक्र किया था सुरभि जी, तो मैं उस पर जिक्र करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज अगर हम बात करें, जब से कोरोना प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के आज दिन तक 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा दे रही है। इतना बड़ा ड्राइव विश्व में कभी नहीं चलाया गया। आप देखिए, इसी का कारण है कि आईएमएफ ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में कहा है कि भारत के अंदर चरम गरीबी लगभग समाप्त हो गई है। आप देखिए, देश में आपको भुखमरी की कोई समस्या नहीं है। देश में खाद्यान्न का पूरा भंडार बना हुआ है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों की बात करें, तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से आप देखिए 3.5 करोड़ लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। 40 करोड़ लोगों के से अधिक लोगों के हमने जनधन के खाते खोले हैं। 11 करोड़ लोगों को हमने जो है इनके शौचालयों का निर्माण किया है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने सिलेंडर बांटे हैं। आप देखिए, गांव-गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है। आप देखिए, आजादी के बाद से बहुत सारे ऐसे घर थे जहां आशीष पे जी, अगर इतनी तरक्की आप बीजेपी की गिना ही रहे हैं, तो आपसे सवाल ये भी बनता है कि युवा फिर भी आपसे नाराज क्यों नजर आ रहा है? रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है युवाओं को, या फिर बार बार महंगाई के मुद्दे का जिक्र क्यों किया जा रहा है? विपक्ष आपको बार बार इन्हीं मुद्दों पर क्यों घेर रहा है कि महंगाई पर आप बात नहीं करते, बेरोजगारी दर पर आप बात नहीं करते, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आप बात नहीं करते, लेकिन जब आपको खूबियां गिनानी होती है तो आपके पास एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है। सुरभि जी, किसी दिन आप जो है भारत के अंदर जो महंगाई चल रही है उस पर बड़ा एक डिस्कशन रखिएगा। निश्चित रूप से मुझे खुशी होगी अगर मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप 2004 से लेकर के 2022 तक का रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकाल लें। आप देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में तो वो जो गाना आया था कि महंगाई डायन जात महंगाई जो है वो गाना आया हुआ था। आप देखिए, अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इनके यहाँ लगातार 8%, 10%, 12% तक बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में देखिए अभी महंगाई है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं महंगाई है, लेकिन महंगाई ऐसी भी नहीं है। आप देखिए 6%, 6.5%, 7% है, और आरबीआई और जो हमारी केंद्र सरकार है उसको लेकर के लगातार निर्णय लेते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि गेहूं के भाव बढ़ गए। कैसे निर्णय लेते रहते हैं? कैसे निर्णय लेते रहते हैं कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए जाए? एजुकेशन फीस की अगर बात आती है तो उसमें भी, क्योंकि अभी हमने नहीं, आप जब महंगाई की बात कर रहे हैं तो कई ऐसे मुद्दे हैं ना कि महंगाई तो बढ़ ही रही है, सब्जियों की महंगाई बढ़ चुकी है, फलों के दाम बढ़ चुके हैं। देखिए सुरभि जी, कोरोना के इम्पैक्ट के कारण रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ है उसका जो प्रभाव है उसके कारण पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ी हुई है। आप अमेरिका में देखिए 40 साल के अंदर सबसे 2 महीने का समय चल रही है। 2 महीने का समय आशीष जी, यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, चलिए उसको लेकर के आप कह रहे हैं, और इससे पहले से जो महंगाई बढ़ी हुई है उसका क्या? आप देखिए, भारत के अंदर एक मजबूत नेतृत्व है, इसके कारण हमारी स्थिति संभली हुई है सुरभि जी।
ठीक, आपने कई बातों का जिक्र आप किया। देखिए ना श्रीलंका नहीं, के अंदर देखिए, क्या अगर स्थिति आप है, महंगाई का पेट्रोल नहीं जिक्र मिल किया रहा है, है, एक दिन का पेट्रोल आप बचा हुआ है, बेरोजगारी का भी बिजली जिक्र नहीं है। कीजिए। अगर इन्फ्लेशन की भी बात की जाए तो 2014 से लेकर के जो अभी तक के सर्वे के रिपोर्ट सामने आए हैं, बहुत ज्यादा तादाद में युवा बेरोजगार हुए हैं। महंगाई दर आए दिन बढ़ती चली जा रही है। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब इस लेवल की महंगाई देखी गई हो। आपको लगता है कि इसके बावजूद राजस्थान की देखिए, जनता पर सुरभि, मुझे भरोसा करके लगता है या आपको तो सरकार आपके- में आपको वापस से सरकार की सत्ता वापस दिलाएगी? चलिए ठीक, यहां फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के सुरभि, बाद में आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी। आशीष जी आप बने रहिएगा, भरत जी आप भी बने रहिएगा। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम बहस कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे इसी मुद्दे को लेकर कि जिस तरीके से राजस्थान में कल जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं और एक बार फिर से बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह भी आरोप है कि अभी तक बीजेपी के पास ऐसा कोई काम नहीं है जो कि कांग्रेस की जनता के माफ कीजिएगा, राजस्थान की जनता के सामने रख सके और इस बलबूते पर चुनाव जीत सके। चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, मैं आपसे बातचीत कर रही थी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार भरत जी का भी मैं रुख करना चाहूंगी। भरत जी, काफी देर से आप चुप थे और आपने सुना आशीष जी को कि किस तरीके से तमाम आंकड़े को गिनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में तो उन्होंने बहुत काम किया, अगर राजस्थान की जनता भरोसा करती है तो राजस्थान में भी ठीक उसी तरीके से काम करके दिखाएंगे और वो भरोसा दोबारा से जीता जाएगा। सुरभि जी, मैं अभी इतनी देर से आशीष जी को सुन रहा था जब आशीष जी ने भारत देश के विभिन्न प्रदेशों के नाम गिना दिए और कौन किस में गया वो सब गिना दिए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब सन 2014 में इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। कहने याद है 2 करोड़ रोजगार देने का युवाओं को वादा था, कहाँ है वो रोजगार? 15-15 लाख देने के वादे थे, कहाँ है वो? काला धन लाने का वादा था, कहाँ है वो? 3 दिन पहले शायद इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ा इन्फ्लेशन ने, 15.08% है इन्फ्लेशन। इन्हें ध्यान नहीं होगा, इस देश में आज तक जीडीपी नेगेटिव नहीं गई है, -7% गई है इनके में जीडीपी। ये बात करते हैं। सैनिक भर्ती 2018 से बाकी है, अभी 2014 से लेकर आज तक रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी की 72,000 से ज्यादा पद खाली कर इन्होंने खत्म कर चुके हैं। ये बात करते हैं रेपो रेट अभी आरबीआई ने बढ़ाई है, महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ये कहते हैं पेट्रोल 118 के पार हो चुका है, रसोई गैस 250 रुपए का इन्होंने देने का वादा किया था, 1000 हो चुका है। बात चलो हम राजस्थान पे ही कर लेते हैं। राजस्थान की जनता ने 25 सांसद चुन के भेजे थे इनके लिए। क्या किया इन्होंने? कोरोना की जब बात आई ऑक्सीजन प्रॉपर ये दे नहीं पाए। जब वैक्सीनेशन की बात आई पैसे में इन्होंने वैक्सीनेशन करने के लिए कहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इन्हें बार बार कहा निवेदन, ये नहीं माने तो राजस्थान की सरकार ने खुद के पैसे पे वैक्सीनेशन फ्री किया। बाद में जाके इनको करना पड़ा। 5% जीएसटी इन्होंने उस पर लिया, जीएसटी का पैसा ये नहीं देते। बात करते हैं घर घर बिजली आएगी। अभी 4 दिन पहले इन्होंने राज्य सरकारों के ऊपर दबाव बनाया है कि बाहर से इंपोर्ट किया जाए बिजली को इंपोर्ट किया जाए, 3 गुना बिजली की रेट बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई फ्लैगशिप योजना नहीं है। बजट सत्र जब सन 2022 में अभी वित्तीय वर्ष में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभी दिया। खाद्य सुरक्षा की आप बात करते हो, 2011 की जनगणना के अनुसार आप खाद्य सुरक्षा दे रहे हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 10 बार इनको चिट्ठी लिख के कहा कि खाद्य सुरक्षा में ऐसे कई और लोग हैं जो इसमें सम्मिलित है, आप इसकी दायरा बढ़ाए, नहीं बढ़ाया। तब बजट में हमको लेके आना पड़ा और 40 लाख लोग अभी लाभान्वित होने वाले हैं। ओपीएस योजना हम लेके आए, आरटीआई हम लेके आए, और जिस खाद्य सुरक्षा की आप बात कर रहे हो ना वो कांग्रेस की ही देन है। आप राजस्थान में बजट घोषणा के बाद इतनी योजनाएं आ चुकी है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ बोलने के अलावा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, यही कह सकते हैं। इतनी तो आप चीज बता चुके हो। मैं ये कह रहा हूं आप एक जन कल्याणकारी कोई भी योजना बताए। जनधन खाते आप जाके देखिए, डोरमेंट बढ़े जनधन खाते, सब्सिडी नहीं आ रही उज्ज्वला की। 60% से ज्यादा महिलाएं जिन्होंने अभी उज्ज्वला योजना में सिलेंडर लिया था ना वो रिफिल कराने नहीं जा रही है। ये चीजें हैं। आप कहते हैं साहब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, साहब कोरोना था इसलिए हम नीचे आ गए। पहली बात तो आपका मैनेजमेंट ही नहीं है। मोदी जी को सिर्फ घूमने से और फालतू की बातें करने के अलावा कोई नहीं है। महंगाई पे कभी बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, ये है मुद्दे। कहां जाएगा देश का युवा, कहां जाएगा देश का बेरोजगार? लॉ एंड ऑर्डर की आप राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान को तो छोड़िए सरकार, आप बाकी राज्यों पे बात करिए, राजस्थान की तरफ मत देखिए, क्योंकि राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सुशासन चल रहा है। आप ये देखिए ईआरसीपी के लिए इनकी वसुंधरा सरकार ने उस प्रोजेक्ट को बना के भेजा था 2017-18 में। आपने जुलाई में आके जयपुर में और अजमेर में बड़ी बड़ी घोषणा कर दी कि साहब
हम आपको ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन करी राष्ट्रीय परियोजना घोषित। आज पूर्वी राजस्थान के अंदर हर घर, यहां तक कि कार्ड में, शादी के कार्ड तक में ये चीजें आ चुकी है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दीजिए, किसानों का हित होगा। लेकिन किसानों की दुगनी आय करने का वादा करने वाले 3 कानून लेके आए, 600 किसानों की शहादत हुई है, और जो किसान हमें नाज उगाकर देते हैं उनको तो इनकी सरकार ने खालिस्तानी कहा। इनके मंत्री के बेटे ने वहां पे कुचलने का प्रयास किया। राजस्थान का किसान आज चाहता है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके यहाँ पे किसानों का समृद्धि हो, औद्योगिक विकास बढ़े। मैं फिर सुरभि जी यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास भरत जी, सिर्फ और लेकिन सिर्फ भरत धर्म की जी, राजनीति है। धर्म के अलावा ये कोई राजनीति जानते नहीं है। भरत जी, आपने कहा कि धर्म की राजनीति करते हैं, उसके बाद से भेदभाव वाली बात भी कह दी, साथ ही साथ आपने पीएम मोदी के उस वादे को भी याद दिला दिया जो उन्होंने ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के कहा था कि जल्दी से लागू कर दिया जाएगा, शुरू किया जाएगा। हालांकि अभी तक उस पर कोई बात नहीं बन पाई है। लेकिन आपसे यही जानना चाहूंगी कि अगर आपको बीजेपी से इतनी तकलीफ नजर आती है या आपको लगता है कि आम जनता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं साबित होगी अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है, तो अगर बीजेपी में इतनी दिक्कत है तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत क्यों नहीं कर लेती है दोबारा से सत्ता में वापसी करने के लिए? बल्कि आपका खेमा तो मुझे सिर्फ कमजोर होता हुआ ही नजर आ रहा है। आपने कहा कि एक फेल स्टूडेंट दोबारा से पास हो सकता है, मानते हैं, लेकिन जो गलतियां आप कर रहे हैं, क्या आप उन गलतियों से सीख रहे हैं कि जनता आखिर आप पर से भरोसा क्यों खोती जा रही है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी बात यह है कि वो आत्मचिंतन करती है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करती है और गलतियों को सुधारकर एक नई तरह से फिर से शुरुआत करती है। चाहे आप कोई सी भी चीज देख लीजिए, अगर आप गए साल अगर रेट की बात की जाए तो रेट में भी हमने उन सब चीजों को देखा और दोबारा से एक नया विधेयक लाके कानून लाया गया। कांग्रेस जनता के लिए है और जनता ये जानती है। की बात कर रहे हैं आप भरत जी, अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम सॉल्व भी हुए थे पुलिस कर्मियों की भर्ती को लेकर भी ये जो तथ्य पुलिस कर्मियों की तरफ से पेश किए गए थे और कहा गया था कि पुलिस कर्मियों की भर्ती में भी धांधलीबाजी हुई है, पेपर लीक हुए हैं। तो जब पेपर लीक में आपने माहौल टाइट कर दिया था तो दोबारा से लीक कैसे हुए पेपर? सुरभि जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी इस चीज की गारंटी ले सकते हैं क्या कभी कोई पेपर लीक नहीं होगा या कभी कोई गुनाह नहीं करेगा? कोई ले सकता है क्या गारंटी? लेकिन किसी कानून व्यवस्था को इतना पुख्ता कानून व्यवस्था को कीजिए, न्यायपालिका का काम है। कौन, आप बताइए ना, आप बताइए, आप क्या गारंटी ले सकते हैं? कौन सी सरकार ले सकती है? मैं आज आपके चैनल पे ये पूछना चाहता हूं। अरे आप गार्डिंग करने के लिए बिठाइए, जहां सेंटर्स होते हैं वहां गार्डिंग करने के लिए बिठाइए, वहां सीसीटीवी फुटेज 24/7 रनिंग लगाइए। बहुत सी ऐसी व्यवस्था है जिनमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन महज लापरवाही की वजह से आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। नहीं, आप साल बर्बाद होता है युवाओं का। आप रोजगार की बात करते हैं, अगर बीजेपी को घेर रहे हैं तो ये भी तो इसका भी तो जवाब दीजिए कि जिन युवाओं का एक साल पूरा बर्बाद चला जाता है, जो इतनी मेहनत के साथ साल भर से तैयारी कर रहे होते हैं, बिल्कुल किसने किया? आप याद देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार ने दोबारा से जुलाई में 60,000 पदों के लिए वापस से भर्तियां की। 1 लाख भर्तियां गहलोत सरकार ने वापस से की है। गहलोत जी की सरकार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर किसी के लिए हर तरह से प्रयासरत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी के चेहरे के अलावा ऐसी कौन सी फ्लैगशिप योजना है या कौन सी? लास्ट ईयर हुए थे। उसमें भी जब धांधली सामने आ जाती है, जब बार बार उसके लिए प्रदर्शन करने के लिए युवाओं को उतरना पड़ता है, तब आपको याद आता है कि अच्छा नहीं, हमें दोबारा से भर्ती शुरू कर देनी चाहिए। समय रहते फिर फैसले क्यों नहीं लिए जाते हैं? और चलिए ठीक है, ये बात तो चलिए छोड़िए, ये बात तो छोड़िए, मैं आपसे सिर्फ इतना अभी फिलहाल जानना चाहूंगी कि कहाँ कमी आ रही है? अगर आप इतनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, इतने आपका सीधे पड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के हित में, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से कांग्रेस पार्टी में इस तरह की कला देखने को मिलती है बार बार, और आपकी पार्टी के कई नेता अभी तक आपका दामन छोड़ करके दूसरी पार्टियों के, खासतौर पर बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सुरभि जी, मैं आपको फिर वही बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है वो स्वतंत्र रूप से इस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको अपनी भावना रखने का अधिकार है, सबको जिस पार्टी से वो सहमत है उस पार्टी में जाने का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आरएसएस या तानाशाह से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अगर कोई कमी अच्छा है, इस विचारधारा से कोई तकलीफ इससे पहले उन नेताओं को नहीं रही थी, अचानक से उनके विचारधारा में परिवर्तन आ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं अपनी गलती नहीं स्वीकारेंगे? बिल्कुल,
व्यक्ति है, किसकी विचारधारा में क्यों कमी नहीं आती? किसी चीज कभी कोई 10 दिन अच्छी लगती है, 11वें दिन अच्छी नहीं लगती, तो इसका मतलब वो चीज खराब थोड़ी हो जाती है। तो आपको नहीं लगता कि हार्दिक पटेल अगर गए, सुनील जाखड़ गए अगर आपकी पार्टी का दामन छोड़ करके, तो इससे आपको नुकसान पहुंचेगा? सुरभि जी, पार्टी लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं से बनती है, किसी एक व्यक्ति से पार्टी नहीं बनती है, लाखों करोड़ों से बनती है पार्टी। और कांग्रेस पार्टी लाखों करोड़ों की जान है, लोगों के दिलों में, लोगों के खून में बसती है कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे फिर ये चीज कहना चाहूंगा कि चाहे कन्याकुमारी से लेकर आप कश्मीर तक चले जाइएगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा। आज भी आप देखेंगे तो लोग कांग्रेस को चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज भी ये डर है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जीवित हो सकती है, और जीवित है। कांग्रेस पार्टी ही उन मुद्दों को लेके रोड पे आती है और उन मुद्दों को बताती है जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के साथ वो भी सिर्फ तब जब आपका सुपड़ा साफ हो गया है कई राज्यों से, सिर्फ तब जब आपकी सरकारें भी सत्ता में रही थी, तब भी हमने देखा था आपके खिलाफ भी कितने प्रदर्शन हुए थे। आशीष जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से देखिए कांग्रेस पर कई सवाल आपने खड़े किए, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस से जिन नेताओं को आप शामिल कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी, लेकिन आपकी खुद की पार्टी में अंतरकलह चल रही है, दो फाड़ में बीजेपी बटी हुई नजर आ रही है। वसुंधरा राजे के जो विरोधी खेमा है वो कह रहे हैं कि हम कमल के फूल और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं जो वसुंधरा राजे के समर्थन में वो कह रहे हैं कि सीएम फेस तो वसुंधरा राजे ही होनी चाहिए, इसी आधार पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो ये दो फाड़ आखिर पार्टी में क्यों नजर आती है? और जिस तरीके से कांग्रेस पर आप लोग हमेशा से निशाना साधते रहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति या फिर तीन प्रमुख चेहरे, क्या बीजेपी में वो तीन प्रमुख चेहरे नहीं है? इसके अलावा और कोई चेहरा क्यों नहीं नजर आता है? देखिए सुरभि जी, आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, मैं वन बाय वन सबका जवाब दूंगा। आप देखिए, जहां तक राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूरी तरह से एकजुट है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप देखिए, अभी सुरभि जी ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस को लोग बहुत चाहते हैं, ऐसा भरत जी ने कहा है। को ये क्यों कहा जा रहा है कि वो एकजुटता, मेरी बात सुनिए, मेरी एकजुटता के लिए ही कल राजस्थान आ रहे हैं, ताकि बीजेपी में जो फूट नजर आ रही है वो फूट ना हो सके। अरे पहली बात तो सुरभि जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो कल राजस्थान नहीं आ रहे हैं, वो जयपुर में पहुंच चुके हैं। आज शाम को उनका रोड शो चल रहा है, ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एक तो ये आप करेक्शन कर ले, ठीक है ना। दूसरा, वो राजस्थान को लेकर के कोई बैठक नहीं हो रही है, पूरे देश को लेकर के मौजूद है ना, तो आखिर कहा तो यही जा रहा है कि जो जी हाँ, सुनिए आप सुनिए सुरभि जी, आप सुनिए, आपने बहुत बोल लिया सुरभि जी, आप थोड़ा शांत भाव से सुनिए मेरी बात को, ठीक है, अब सुनिए, ठीक है। अभी भरत जी कह रहे थे कि हमको कांग्रेस को बहुत जन समर्थन हासिल है। आप देखिए, इनका जन समर्थन की मैं स्थिति बताता हूँ। 2014 से लेकर के देश के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं, 2 आम चुनाव हुए हैं, बहुत सारे राज्यों के चुनाव हुए हैं, आप देखिए कांग्रेस लगभग 90% से ऊपर चुनाव हारी है। और 2019 में जब दोबारा, अरे सुनिए तो सही भरत जी, आपका नंबर आया था, भूलिएगा ना भरत जी, ऐसे बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा एटिकेट से बैठिए आप, ठीक है, अरे आप थोड़ा एटिकेट से बैठिए, इस तरह से नहीं, ठीक है, आप थोड़ा अपना कल्चर रखिए। हाँ देखिए सुरभि जी, 2019 के बाद से देश के अंदर 17 राज्यों के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस एक भी राज्य का चुनाव नहीं जीती है। आप देखिए 5 राज्यों में इनको 5% से कम चुनाव में वोट मिला है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने चुनाव लड़ा है, 403 सीटों पर 390 के लगभग सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई है। आप देखिए फिर कौन सा जन समर्थन है। और हर चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी का हम स्टेटमेंट सुनते हैं, वो बाहर आते हैं कि हम सुधार करेंगे, हम जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये जनता से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, कहाँ कनेक्शन है आप देखिए। और अभी आप सरकार की बहुत खूबियां गिना रहे थे, देखिए राजस्थान सरकार की, कि राजस्थान सरकार में सुशासन चल रहा है। सुरभि जी कैसा सुशासन चल रहा है आप देखिए। अगर हम महिला अपराधों की बात करें, रेप और अटेम्प्ट टू रेप की बात करें, तो 2019 के आंकड़े देख लीजिए, 2020 के एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, 2021 के आंकड़े देखिए। अरे सुनिए तो सही भरत जी, से बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। भरत जी आप भरत जी कौन से गलत आंकड़े बताइए आप कौन से गलत आंकड़े बताए? एनसीआरबी के आंकड़े देखिए। सुरभि जी मैं से डिबेट नहीं करता हूँ, सुरभि जी इनको शांत कराइए। सुरभि जी गलत बात है। 2019, 2020, 2021 में तीनों में राजस्थान नंबर 1 है। नहीं देखिए आप सुनिए, धैर्य रखिए ना। एनसीआरबी के आंकड़े बताइए आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? आप देखिए, और मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, अरे मैं पढ़ के आया हूं, मैं आंकड़े दूं क्या आपको? हाँ मैं देखा, आप चुप रहिए। देखिए सुरभि जी इनको शांत कराइए। देखिए ये कोई तरीका नहीं होता है, मतलब झूठ बोलेंगे और बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए 2019 के मेरे पास आंकड़े, 20 के आंकड़े, 21 के आंकड़े, रेप और अटेम्प्ट टू रेप में देखिए राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है। आप देखिए जी, नहीं देखिए आप सुनिए, पूरी बात सुनिए सुरभि जी। किसकी बातों में सच्चाई नजर नहीं आ रही है आपको सुरभि जी?
सुरभि जी, अपनी आपको बात किसकी बातों में रखिए। सच्चाई नजर नहीं आ रही है? नहीं आशीष जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने आप भरत जी बताइए को ना, यही किसकी बातों में कहा। आपको सच्चाई नजर नहीं आ रही है? आशीष जी, पहले तो मैं आपकी गलत देखिए फहमी को सुरभि दूर जी, कर दूं। 2019 मैंने के भरत जी को आंकड़े, सिर्फ इतना 2020 कहा के है कि आप आंकड़े, शार्ट ट्रैकर 2021 के के सुनिए, आंकड़े, अगर रेप आपको और सच्चाई अटेम्प्ट टू नजर रेप में नहीं भी आती है राजस्थान तब भी नंबर सुनिए, 1 है, आपको समझ नंबर आएगा। 1, नॉट इवन नंबर 2। देखिए नंबर 1 है, नॉट इवन नंबर 2। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, आप देखिए। 2019 की बात करें तो 5,997 रेप और अटेम्प्ट टू रेप हुए हैं। 2020 की बात करें तो 5,400 हुए हैं। 2021 में तो 6,000 क्रॉस करके आए आंकड़ा, आप देखिए। ये एनसीआरबी के ऑफिशियल आंकड़े हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि साहब हम एफआईआर करते हैं, इस कारण आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप देखिए अभी जो रोहित जोशी प्रकरण हुआ, जिसके अंदर मंत्री के बेटे पर आप देखिए रेप के चार्जेस लगे, उसके अंदर इनकी कांग्रेस की जो विधायिका है दिव्या मदेरणा, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि क्या कारण रहे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि यहाँ एफआईआर दर्ज होती है, फिर पीड़िता की राजस्थान में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, उसको किस कारण से आप देखिए दिल्ली जाकर के एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। ये तो कांग्रेस की विधायिका है ना, उनका स्टेटमेंट है। आप देखिए इनके आए दिन तो झगड़े हो रहे हैं। इनके देखिए, इनके विधायक जेलों में बंद है। आप देखिए इनके विधायक के बेटे पर गैंगरेप के आरोप लगे हुए हैं। इतना बुरा हाल है। भ्रष्टाचार की बात करें, आप देखिए तो आईएएस से लेकर के आईपीएस से लेकर के सब के सब जो है ट्रैप हो रहे हैं। आप देखिए तो अटाटूट यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है। आप देखिए पिछले 1.5 महीने के अंदर राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक माहौल का इतना बुरा हाल हुआ है तुष्टीकरण की नीति के कारण। आप देखिए सबसे पहले करौली में दंगा होता है, फिर अलवर के अंदर ये 300 साल पुराने मंदिर तोड़ते हैं, फिर जोधपुर के अंदर जो मुख्यमंत्री का खुद का गृह क्षेत्र है, आप देखिए वहां पे दंगा होता है, वहां पे दुकानें जलाई जाती है, वहां पे देखिए लोगों को चाकू मारा जाता है, एटीएम उखाड़ा जाता है। मुख्यमंत्री बड़ी बेशर्मी से उनका बचाव करते हैं और ये कहते हैं कि साहब यहाँ तो दंगा ही नहीं हुआ है। आप देखिए उसके बाद भीलवाड़ा में दंगा होता है, उसके बाद आप देखिए भरतपुर के अंदर दंगा होता है। राजस्थान इनसे संभल नहीं रहा है। आप देखिए स्थिति ये, जनता इनको उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुरभि जी, चलिए ठीक है भरत जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि रेप के मामले में उन्होंने आंकड़े तो गिना दिए, लेकिन ये कहना जरूर भूल गए कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा क्राइम रेट्स और रेप के केसेस भी वहीं आते हैं। खैर, मैं भरत जी आपका भी रुख करना चाहूंगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राजस्थान को लेकर के तो उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल सुरभि जी, मैं आशीष जी को सही करना चाहूंगा। मैं इनको आंकड़े बताना चाहूंगा कि 2018 से पहले जो दुष्कर्म के मामलों में अनुसंधान होता था, उनका ऑन एन एवरेज जो समय होता था 218 दिन था, और 2018 के बाद जब से गहलोत साहब की सरकार आई, वो अनुसंधान 84 दिन का हो चुका है। महिला अत्याचारों की ये बात करते हैं तो 12.5% से 9.5% पे हो चुकी है। 2018 से पहले पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, इस्तगासे के जरिए 30% से अधिक एफआईआर दर्ज होती थी, लेकिन गहलोत साहब के आने के बाद वो 16% से भी कम हो चुका है। और मैं इनको बता देता हूं कि इनके अमित शाह जी के गृह जिले 62% से बढ़े हैं। आपके वहां पे ये एनसीआरबी का है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, गुजरात में 62% से बढ़े हैं। और अगर बात राजस्थान की करेंगे ना तो 2021 में 4.77% से कम हुए हैं। आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। बहुत सारे मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन इतना मैं आपका समय नहीं लूंगा। बात ये करते हैं कि अलवर हो, करौली हो, राजगढ़ हो, भीलवाड़ा हो, जोधपुर हो, प्री प्लान तरीके से इन्होंने कोशिश की वहां दंगे भड़काने की, वहां पे आवाजनी को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन ये गहलोत सरकार का लॉ एंड ऑर्डर था जिन्होंने उस चीज को रोका। और देखिए आपने खुद ने ये चीज कह दी है कि यहाँ पे एफआईआर दर्ज हो रही है। गहलोत साहब ने आज भी ये चीज कही है कि उन्होंने फ्री हैंड छोड़ा हुआ है हर पुलिस प्रशासन को कि अगर कोई चाहे एमपी हो, एमएलए हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर परिवादी आपके पास आता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उस पर अनुसंधान की जाए। चाहे वो महेंद्र चौधरी जी हो, चाहे वो देखिए किसी के बेटे हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ राजस्थान की एक प्रथा रही है कि प्रशासन को अपना काम सही तरीके से करना है। गणेश गोगरा जी ने जनता के लिए अपनी आवाज उठाई, प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टों में कोई कमी आई तो वो जनता के साथ बैठे, उन्होंने अपना काम किया और पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया। हमारे पास आई है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अधिकारियों की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वाकई इस बैठक के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के, हालांकि जब आपने अपने चिंतन शिविर का जिक्र किया था, आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव आएगा, जो अधिकारियों की बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है, ऐसे में इस बैठक के बाद क्या उम्मीद आपको लग रही है? बीजेपी में कितनी मजबूती आएगी? क्या वाकई कांग्रेस को विफल साबित कर पाएगी राजस्थान में बीजेपी?
देखिए सुरभि जी, कांग्रेस का जो चिंतन शिविर था वो देश के लिए था, देश की जनता के लिए था, और इनका जो चिंतन शिविर है ना वो सिर्फ सत्ता के लिए है। और अगर आपको मैं ये बात बता दूं, कुछ दिन पहले ही पेपर में ये भी चीज आई थी कि इनके प्रभारी जी ने ये कहा था कि हम एक टिफिन प्रथा चलाएंगे ताकि लोगों में आपसी सौहार्द हो जाए इनके संगठन में। और मैं आपसे फिर वही बात कहना चाहूंगा, ये इनकी चिंता है कि राजस्थान में इन्होंने बहुत प्रयास किए, चाहे वो राजस्थान में मध्य में इन्होंने सरकार गिराने का प्रयास करना चाहा हो, या अभी 1-1.5-2 महीने से इन्होंने सांप्रदायिक दंगे भड़काने का प्रयास करना चाहा हो। जनता के बीच में 30 मई को जब ये जाएंगे, इनके पास ऐसी कोई योजना ही नहीं है जिन योजनाओं के आधार पर ये वोट मांग सके। तभी तो बार बार ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी के चेहरे पे मांगेंगे, मोदी जी के चेहरे पे मांगेंगे। लास्ट रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है, ऐसे में एक लास्ट रिएक्शन। सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर हैं, तो आप थोड़ा तथ्यों के साथ बोला कीजिएगा, मेरी आपको राय है जी। अभी आपने बोला कि उत्तर प्रदेश जो है महिला अपराधों में देश में नंबर 1 है, तो आप थोड़ा करेक्शन कीजिए, इसको चेक कीजिएगा। और दूसरा सुनिए तो सही, भरत जी आप सुनने का धैर्य। आशीष जी मुझे तथ्यों पर करेक्ट करने से पहले एक बार आप एनसीआरबी का डेटा चेक कर लीजिएगा। 2019 के आंकड़े बताए थे मैंने आपको। नहीं, मैंने देख लिए सुरभि जी, आप चेक कर लीजिएगा। सुरभि जी मैं बताऊं, चेक कर लीजिए आप सुरभि जी, और देखिए सुरभि जी, हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है कि कानून व्यवस्था को हमने दुरुस्त रखा है, वहां माफियाओं को और अपराधियों को हमने नकेल कसी है। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को हम चैलेंज करते हैं कि राजस्थान में जनता के बीच में जाएं और एक बार चुनाव लड़के देखें अपराध पे कि आपने अपराध पे नियंत्रण किया है क्या। जनता आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। बिल्कुल मंत्री जी को यहाँ पे आप जांच करवा लीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी आपके गृह मंत्री को चैलेंज करते हैं कि यहाँ जांच करवा लीजिएगा आप आके, ये दंगे कौन भड़का रहा है। चलिए ठीक, आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है, और जो बीजेपी में ही दो गुटों में ये पार्टी बटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक वसुंधरा राजे का विरोधी खेमा नजर आ रहा है, तो दूसरा वसुंधरा राजे के समर्थन में वो ये मांग कर रहे हैं कि सीएम चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए और सीएम चेहरे के तौर पर एक बार फिर से वसुंधरा राजे का चेहरा होना चाहिए, जबकि विरोधी खेमा ये कह रहा है कि कमल के फूल पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, सीएम फेस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहना चाहिए। हालांकि कांग्रेस का यह साफ तौर पर कहना है कि कुछ भी ऐसा नहीं है बीजेपी के पास जिस आधार पर, या ना ही कोई काम है, ना ही किसी तरीके का कोई मुख्य एजेंडा है जिस आधार पर पार्टी चुनाव लड़े और जीत हासिल कर ले। इस बड़े बहस में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।